आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की रहेगी और फिजिक्स में हमारा लेसन 1 चल रहा था, तो लेसन 1 की ये दूसरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम कूलाम के नियम को समाप्त करेंगे और बाकी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कूलाम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। इस पर आधारित या तो ये परिभाषा आएगी या आपका न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कूलाम एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक नियम दिया था। नियम क्या दिया था इन्होंने? जैसे कि अभी अभी इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, आवेश के बारे में जानकारी की थी, यानी कि आवेश पढ़ा था। आवेश ये भी पढ़ा था कि आवेश कितने प्रकार का होता है, ऋण आवेश और धनावेश दो पढ़े थे, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का होता है आवेश। तो ये कूलाम भाई साहब ने इन्हीं आवेशों को स्टडी किया और आवेशों में भी कौन से आवेश को स्टडी किया? बिंदु आवेश को, और बोले तो स्थिर बिंदु आवेश को स्टडी किया। किसको? स्थिर बिंदु आवेश। आवेश नॉर्मली क्या हो सकता है? ये गतिशील भी हो सकता है भाई, ठीक है, गतिशील भी हो सकता है और स्थिर भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने कौन से वाले आवेश को स्टडी किया था? स्थिर बिंदु आवेश, मतलब कि फिक्स्ड पॉइंट चार्ज। फिक्स्ड का मतलब समझ ही रहे हो आप, फिक्स्ड पॉइंट चार्ज। जैसे इन्होंने ये स्टडी किया कि दो कोई चार्ज हैं, जैसे कि ये एक आवेश है Q1 और एक दूसरा आवेश है Q2, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, मैंने मान लिया R दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन्होंने ये देखा कि इन दोनों आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल, इन दोनों आवेशों के बीच में वैद्युत बल लगता है, और यह वैद्युत बल दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो यह जो बल है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और यह बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बात बताई थी कूलाम ने, राइट। तो कूलाम ने क्या बोला था, मैं लिख दे रहा हूं। इस नियम के अनुसार क्या किन्हीं स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ऐसे लिख दीजिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कैसा होता था? वैद्युत बल आपका आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हो उनके बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो सीधे सीधे वैद्युत बल लिखो। उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम था। क्या कूलाम ने क्या बताई थी कि भाई हमारे पास में, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में ये दो बिंदु स्थिर बिंदु आवेश हैं, जैसे कि ये हमारे पास में एक Q1 आवेश है और एक ये Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो इन्होंने बताया कि जब दो आवेश हैं उनके बीच की दूरी कुछ है, तो इन्होंने बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम कहलाता है, ठीक। अब दो चीज मैंने बोली है, एक अनुक्रमानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती। ये होता क्या है इनको भी समझ लो आप सबसे पहले, क्योंकि ये चीज आगे तक काम में देंगी, आपके काम में आएंगी। देखिए क्या होता क्या है। देखिए
ये अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है, देखिए x और y हैं दोनों, यदि अनुक्रमानुपाती, मैं कह रहा हूं x y के अनुक्रमानुपाती है तो ऐसे लगा दूंगा मैं, ठीक। यदि मैं कह रहा हूं x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो y का वर्ग ये रहा और दोनों के बीच में लगा दिया ये वाला साइन, तो इसी को अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि जैसे जैसे y का मान बढ़ाएंगे उसी तरीके से x का मान भी आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक। चलिए अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि x और y दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं तो हम लिख देंगे x व्युत्क्रमानुपाती 1/y। देखिए इस चिन्ह में और इस चिन्ह में कोई अंतर नहीं है, ये और ये दोनों एक जैसे चिन्ह हैं, लेकिन जब मैं कहूंगा x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं तो इस y को मैं बट्टे में लिख दूंगा। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं y का मान बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे x का मान क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। या फिर मैं y का मान में घटाता चला जाऊं तो x का मान बढ़ता चला जाएगा। इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, इन दोनों में सीधा संबंध होता है, ठीक। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो y का वर्ग किया, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/y लगा दिया, ये जोड़ दिया, ठीक। तो ये इस चिन्ह को तो मैं ऐसे कह रहा हूं ये m ये लिखा हुआ है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि m x की q x की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। ये लिखा हुआ x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये लिखा हुआ है z और यहां पे w के अनुक्रमानुपाती है। यदि इसी को मैं ऐसे कह दूंगा वो हो जाएगा z के व्युत्क्रमानुपाती है। समझ गए बातों को? ठीक। एक चीज और समझ लो साथ में, ये चीज जब समझ ही रहे हो तो यदि मैं कह रहा हूं x अनुक्रमानुपाती m और n, तो अब हम कहेंगे देखिए m n का मतलब क्या है, m गुणा n लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, गुणनफल। तो हम कहेंगे कि ये जो mn का मतलब क्या है कि m और n का गुणनफल, mn का मतलब mn का गुणनफल। तो ये जो x है m और n के गुणनफल के, ये क्या है, गुणनफल। m और n के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये है आपका अनुक्रमानुपाती। तो x m n के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। ठीक वही परिभाषा देखो यहां पे कहेंगे। इसने क्या कही है, कूलाम ने क्या बताई थी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दो बातों पर निर्भर करता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल, ये कर दिया गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह बना दिया, पहली बात। दूसरा क्या बोला है, अनुक्रमानुपाती वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी क्या है, r है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। और ये वैद्युत बल F है। तो ये ठीक समझ में आई बात, ये समीकरण दूसरी बन गई। क्लियर है बात? तो ये आ गया। तो ये होता है, इस नियम को बोलते हैं हम कूलाम का नियम। दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। चलिए तो अब थोड़ा सा परिभाषा लिखेंगे। देखिएगा ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था, अब थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे। यहां से परिभाषा तो ये लिख गई, अब थोड़ा लिखेंगे। माना निर्वात अथवा, ऐसे समझो, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात अथवा वायु में r दूरी पर रखे हैं। हमने मान लिया, ये देखिएगा, हमने मान लिया क्या कहा है कि माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से r दूरी पर रखे, निर्वात अथवा वायु में r दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये देखिएगा, ये मैंने यहां पर
Q1 मान लिया और ये मैंने Q2 मान लिया। इन दोनों के बीच की दूरी क्या कर दी मैंने, R कह दी। ठीक है, तब कूलाम के नियम से, तब कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, देखिए F क्या बोला है, पहली शर्त तो ये कह रही है कि ये आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है वैद्युत बल। ठीक है, और ये जो वैद्युत बल, तब कूलाम के नियम से वैद्युत बल लिख दीजिए, वैद्युत बल, वही चीज पुरानी वाली लिख दीजिए। आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कहाँ है, वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा बीच की, उन आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, 1/, कर देंगे तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको समीकरण 1 कह दीजिए, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। ठीक, दोनों आवेशों के, क्या कह रहा है, हाँ पानी तो सुबह से ही खत्म है, नहा भी ना पाया। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों समीकरणों को मिलाने पर लिख देंगे, दोनों समीकरण को मिलाने पर, जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इस तरीके से आ जाएगा। ऊपर तो Q1 Q2 है, नीचे क्या है, R²। ये 1/, में था, R² आ गया, ये Q1 Q2 ऊपर है, दोनों को हमने मिला दिया। एक चीज और याद रखना कि जैसे x समानुपाती या x अनुक्रमानुपाती y है, जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर आएगा एक, कोई भी एक नियतांक आता है, कोई भी एक कांस्टेंट आता है। x अनुक्रमानुपाती m है तो x बराबर c और m, c क्या है, कांस्टेंट। हमेशा जब अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो वहां पर एक बराबर आता है और एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो ऐसे ही यहां पर करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, f बराबर k Q1 Q2 अपॉन R²। यहां पे लिख देंगे जहां k एक नियतांक है जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। ठीक है, और निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर क्या लेंगे, देखिएगा ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, अब इसके ये k एक नियतांक हो गया, इस k बराबर क्या लेते हैं, निर्वात अथवा, निर्वात ये ऑब्लिक मतलब निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1/4πε0 रखते हैं। निर्वात में ये अपने आप में नियतांक है। देखिए ये नियतांक है तो ये पूरा का पूरा भी नियतांक है, क्योंकि k की जगह पे ये भी रख सकते हैं। तो ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रखेंगे तो हो जाएगा f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये आ गया। ठीक है, अब लिख देंगे जहां 1/4πε0 नियतांक है, ये नियतांक है। इसका मान भी होता है भाई, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, तो यहां पे अतः ये क्या है, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ इसका एक मात्रक भी होता है। मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका होता है। यहां पे लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, f बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R², ये आ गया, इतने न्यूटन आ गया। ठीक, इतने न्यूटन, n का मतलब इतने न्यूटन हो गया। अब ध्यान से समझना जरा, यदि ये किस चीज की बात की है, यहां पे देखिए इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि हमने ये बात किसके लिए कही है, जब ये निर्वात अथवा वायु में, ये दोनों बिंदु आवेश, ये दो बिंदु आवेश हैं, ये यदि निर्वात अथवा वायु में रखें
अब मैं मान के चल रहा हूं कि ये एक ऐसे माध्यम में रखे हैं जिनका परावैद्युतांक k है, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मैं यहां पर नोट करके लिखूंगा, यदि ये दो आवेश, यदि दोनों आवेश Q1 व Q2, ये वाले स्थिर बिंदु आवेश ऐसे माध्यम में रखे हों, ऐसे माध्यम में रखे हों जिसका परावैद्युतांक k है, तब इनका जो बल है, तब वैद्युत बल हो जाएगा 1/4πε0 और k Q1 Q2/r²। देख लीजिए क्या अंतर आ गया। अंतर इतना आ गया कि यदि यहां पर निर्वात अथवा वायु के लिए तो 1/4πε0 लोगे, और यदि किसी ऐसे माध्यम, मतलब इनके बीच में मैं कोई कागज रख दूं, कोई मोम रख दूं, रबड़ रख दूं, अबरक रख दूं, मतलब कोई एक ऐसा पदार्थ रख दूं, या इनको मैं तेल में रख दूं, इन दोनों आवेशों को मोम में रख दूं, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा वैद्युत बल। मान लीजिए यहां पर ये वायु में रखे हुए हैं दो आवेश, सपोज दैट कि मेरे पास में ये दो आवेश हैं, ऐसे रखे हुए हैं निर्वात अथवा वायु में, इनके बीच में एक बल लग रहा है, ठीक। लेकिन अब मैं इनको मोम में डाल दे रहा हूं, तेल में डुबा दे रहा हूं, फिर इनके बीच में बल लगेगा, तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। अब ये नॉर्मल हवा में लटके हैं, तब इनके बीच में बल लग रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा है। अब इन्हीं दोनों आवेशों को मैं उठा के तेल में डाल दूं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फिर 10 न्यूटन बल नहीं लगेगा, कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो इसीलिए कम होने का मतलब क्या है कि उसमें नीचे के आ जाएगा, नीचे के का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज रहती है, तो उसमें के आ जाता है निर्वात अथवा वायु के लिए। और चीज समझते हैं, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक। चलिए तो अब आगे की बात को समझते हैं। क्या था अभी हमने क्या देखा था, 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ये कब की बात चल रही है? जब इन आवेशों के बीच, यानी Q1 Q2, इन आवेशों के बीच क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी r है, r, ठीक। तो अभी हमने क्या बताया, इन दोनों आवेशों के बीच में क्या रख दें, कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो नोट करके कुछ बातें और लिख लेते हैं हम कि जब आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वैद्युत बल, उन आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कम हो जाता है। ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ, जैसे कि अबरक, मोम, कागज आदि रख देते हैं, तो आवेशों के बीच का बल घट जाता है, ठीक। देखिएगा दोनों आवेश, इन आवेशों के बीच में कोई हमने क्या रख दिया, मोम रख दिया, कोई कागज रख दिया, कोई पदार्थ ऐसा रख दिया, परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या, ये कम क्यों होता है? क्योंकि परावैद्युत पदार्थों के लिए, परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। समझ में आई बात, नहीं आई? परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। यहां पर जो 1 से अधिक होगा, यानी कि देखिएगा, जैसे सपोज दैट मैं कह रहा हूं कि यहां पे 100 है, 100 में यदि 1 का भाग करेंगे तो 100 आएगा, 100 में यदि आप 2 का भाग करोगे तो 50 आएगा, 100 में यदि 3 का भाग करेंगे तो 33.33, इस तरीके से आता रहेगा, ठीक है।
और आगे की बात चली जाए 100 में यदि हम 4 का भाग करेंगे तो 25 आएगा। तो कुल मिला के बात यही, एक से जैसे जैसे अधिक मान होता जाता है तो वो चीज़ कम आती जाती है। तो इसीलिए जब k क्या है नीचे भाग कर रहा है, तो यदि k का मान 1 से अधिक होगा तो f का मान क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इसीलिए k का मान कम होता चला जाता है, क्योंकि k का मान परावैद्युत पदार्थों जैसे अभ्रक, मोम, कागज के लिए 1 से अधिक होता है। और धातुओं के लिए ध्यान से समझ लेना, धातुओं के लिए k का मान अनंत क्या होता है, अनंत होता है। अनंत बोले तो इन्फिनिटी होता है। ठीक, तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जल्दी से इसको कर लीजिएगा। और मैं और देखिए और एक आध पॉइंट और देख लेता हूं। और इसमें क्या दे रखा है अपने नोट्सों में, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, k का मान अनंत होता है और जब k का मान अधिक रहेगा तो धातुओं का मान, धातु भी रख देंगे इसके बीच में, धातु रख देंगे तो होगा क्या कि इसका मान धातु रखने पर क्या होता है, इन आवेशों के बीच वैद्युत बल बढ़ जाता है। आवेश जब धातु रखेंगे तो इनके बीच में आवेश का मान क्या हो, बल, वैद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, आवेशों के बीच धातु रखने पर वैद्युत बल बढ़ जाता है। क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इनके बीच में यदि कोई हम धातु रख देंगे तो इनके बीच में बढ़ जाएगा। अब कुछ और चीजें जान लेते हैं। अभी ये हमने F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज पता है आपको। F तो वैद्युत बल है, ये अपने आप में 4 पाई कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन 0 ये क्या है, आवेश, ये भी आवेश, ये दूरी है, K परावैद्युत पदार्थ हो गया। अब ये एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 बराबर क्या है, निर्वात अथवा वायु की, निर्वात अथवा वायु की, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या है, विद्युतशीलता। एक साथ लिख दीजिए, विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, डायरेक्टली आ जाता है, एप्सिलॉन 0 का नाम बताओ, एप्सिलॉन 0 का मान बताओ, एप्सिलॉन 0 का मात्रक बताओ, एप्सिलॉन 0 की विमा बताओ। ये 4 चीजें हैं जो कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एप्सिलॉन 0 का क्या नाम है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 को निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। दूसरी बात, इसका जो मान है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 होता है। इसका मात्रक यदि हम बात करें तो देखिएगा मात्रक कैसे निकलेगा, इसका मात्रक निकलेगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया। ठीक, तो देखिएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया, याद रखना। इसका विमीय सूत्र आपसे पूछने लगे, विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, जैसे कि ये सूत्र है आपका, देखो कभी भी भूल जाओ आप, जैसे ये c स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा जब भी कभी भी आपको सूत्र याद है या आपको क्या है, जब भी कभी भी देखिएगा कोई चीज है, जिस भी चीज की आपको विमा निकालनी है, ठीक, फॉर्मूला आपको पता है और विमा आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आपको, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि भाई मेरे को विमा नहीं पता पर मुझे फॉर्मूला पता है कि ये वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मुझे ये पता है। अब मुझे इसका विमीय सूत्र बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं, देखिएगा बल की विमा क्या होती है आप जानते हो, mL/T-2 इस तरीके से होती है। ठीक, ये देखिएगा 1 क्या है अपने आप में कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती। ये 4 पाई अपने आप में कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। एप्सिलॉन 0 की विमा आपको निकालनी है। के भी क्या है, के भी अपने आप में एक कांस्टेंट है। क्यों है, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ का ये मान होता है और जो भी जितने भी मान होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 ये सभी कांस्टेंट राशि हैं। जो मैंने क्या बोला है, परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक का मतलब 1.5 2 3 4 6, तो के की कोई विमा नहीं होगी। ठीक,
ठीक, Q1 Q2 देखिएगा, ये Q1 Q2 Q1 की Q यानी आवेश है, आवेश, इस आवेश की विमा AT, इस दूसरे आवेश की भी विमा AT। नीचे दूरी है, दूरी की विमा क्या होती है L, क्योंकि R क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, दूरी की विमा L होती है। ऊपर स्क्वायर लगा है तो इस पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम एप्सिलॉन 0 को इधर ले आएंगे, ये चीज़ नीचे पहुंच जाएगी, तो एप्सिलॉन 0 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा AT, और AT क्या हो जाएगा, A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, A और A कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, T और T स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ नीचे पहुंच जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, ML T-2 इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है, ये L स्क्वायर आ जाएगा, L स्क्वायर आ गया। तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा, M, L की घात 1 और L की घात 2, तो कितना हो जाएगा, L की घात 3 हो जाएगा। ये T की घात -2 है, ये आ जाएगा आपका। तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या आएगा, देखिए जरा ध्यान से, M ऊपर जाएगा तो M की घात -1 आ जाएगा, ये L ऊपर जाएगा तो L की घात कितना आ जाएगा, L की घात आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, -3, क्योंकि L ऊपर जाएगा -3। देखिए ये ऊपर जाएगा, ये -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा T, और T की घात +2 यहाँ पे भी है तो कितना हो जाएगा, T की घात 4 हो जाएगा। तो ये आपका विमा बन गया। ठीक है, और यहाँ पे A स्क्वायर भी है तो A को और लिख दीजिएगा, A स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, मैंने पीछे लिख दिया A। ठीक है, ये पीछे लिख दिया, ये वाला A स्क्वायर मैंने पीछे लिख दिया। क्यों लिखा है पीछे, क्योंकि विमीय सूत्र को MLT थीटा A इस रूप में लिखते हैं। ठीक, MLT थीटा तो है नहीं इसमें, तो थीटा को मारा गोली तो इस तरीके से ही लिखी जाएगी विमीय सूत्र। पहले M लिखो, फिर L लिखो, फिर T लिखो, फिर A लिखो। ठीक है, तो M की घात -1, L की घात -3, T की घात 4 और A की घात 2, ये आ गया इसका फॉर्मूला, यानी विमीय सूत्र बन गया। तो विमीय सूत्र आपसे यदि पूछने लगे कोई डायरेक्टली तो आप याद कर लोगे, M की घात -1, L की घात -3, T की घात 4 और A की घात 2। इस तरीके से निकाला कैसे गया है, इस तरीके से। तो ये आप लर्न भी कर सकते हो, जब तुम्हें फॉर्मूला पता हो तो इस तरीके से विमीय सूत्र आप निकाल सकते हो। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, चलिए अब कभी कभी क्या कर लेता है कि ये इससे पूछवाता है कि भाई हमको इसका जो मान था, अभी अभी जो हमने मान निकाला है, उस मान को बताओ कि ये इतना ही मान क्यों है। देखिए कभी कभी आपसे पूछेगा कि भाई हमको ये बताओ कि ये जो एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12 है। ठीक, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये इतना मान ही है, इसको वेरीफाई करो, इसको क्या है, इसकी सत्यता की जांच करो, क्या इसका मान इतना ही होता है। तो उसके लिए भी हम कर लेंगे, देखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता के मान की गणना या मान, ठीक है, मान का सत्यापन करेंगे, हम इसकी गणना निकालेंगे, मान निकालेंगे। देखिए कैसे हम जानते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। आप भली भांति जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमको तो एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको उलट देंगे। तो यहाँ या ऐसा करिए, इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इधर पहुंचा दिया, ये वाली चीज इधर आ गई। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर कितना हो जाएगा, 1/9 गुणा 10 की पावर 9। हमको तो एप्सिलॉन 0 का मान चाहिए, तो ये 4 पाई और नीचे चला जाएगा, 4 पाई
गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9, ये आ गया। ठीक, अब ये एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है, या तो 22/7 लिखो या आप कितना लिखते हैं 3.14 लिखो। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3.14 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9, ये आ जाएगा। 9 गुणा 10 की पावर 9 को ऊपर ले जाओ तो एप्सिलॉन 0 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 1 गुणा 10 की पावर -9। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे। तीनों की यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 113.04। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 113.04। इन तीनों की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। 4 की मल्टीप्लाई 9 में करी, 9 चौक 36, और 36 की मल्टीप्लाई 3 में करी, 3.14 में करी, तो इतना आ गया। और ये 10 की पावर -9 ऊपर चला गया। ठीक, चलिएगा अब हम क्या करेंगे, इसको देखिएगा ध्यान से। ये देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे आगे ले जा रहा हूं पॉइंट को, एक और एक 2 अंक आगे ले जाऊंगा। ऊपर तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो मैं 1.1304 गुणा 10 की पावर 2 अंक में आगे लेकर आया हूं पॉइंट को, तो 2 घातें प्लस की आ जाएंगी। ये 2 घातें ऊपर जाएंगी तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर ऊपर जाएंगे, ये -9 है गुणा 10 की पावर, ये -2 हो गए। ठीक, और नीचे कितना बचा, 1.13 बचा। 1 पॉइंट, देखिए अब मैं पॉइंट के बाद 2 अंक ले रहा हूं। ठीक, या मैं 1 अंक भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2 अंक ले लिया, इसको मैंने बाकी को छोड़ दिया। अब ये ऊपर 1 अंक हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे, देखिएगा ये पॉइंट हटाऊंगा मैं, ये पॉइंट है, पॉइंट को यदि मैं हटाऊंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 0। पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो ऊपर मैंने 2 0 बढ़ा दी, नीचे हो गए 113। ऊपर 10 की पावर 9 2 -11 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 100 में हम भाग करेंगे 113 का, कैसे जाएगा देखिएगा, 113 का ना जाने की 0, पॉइंट लगाएंगे, ये 0 हो गया। अब कितने बार चला जाए, 8 बार। 8 तिया 24, 8 एकन 8 और 8 तिया 24 का 4, 8 एकन 8 2 10 की 0 हासिल 1, 8 एकन 8 और 1 9, 904। ठीक, बचेंगे कितने, 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बचे 9, 9 में 0 गए तो 9, 96 बचे। ये 8 बार चला गया था, पॉइंट लगाई हुआ है तो इसलिए 1 0 और बढ़ा देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे से कितने बार चला जाएगा, अब के फिर से 8 बार चला जाएगा। 8 का मतलब 904, कितना बचेगा, यहाँ से 56 बचेंगे। 960 में से 904 गए तो 56 बचे, पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए 0। अब कितने बार, 5 बार चला जाएगा। देखिए 5 1 5 15 का 5 हासिल, 5 15 का 5 हासिल 1, 5 1 5 और 1 6, 5 1 5, ये 565 जा रहा है तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 बार चला जाएगा तो कुल मिला के बाद ये ऐसे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0.88, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 48 के लगभग आ जाएगा। फिर दोबारा इसमें भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे तो कुछ आ जाएगा, फिर दोबारा भाग कुछ बचेगा उसमें फिर से भाग करेंगे, ऐसे आ जाएगा पूरा भाग करेंगे। तो हमें इतनी आवश्यकता नहीं है, बात खत्म। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई, तो ये इसकी 9 11 है। अब एप्सिलॉन 0 बराबर 1 अंक आगे ले जाऊंगा तो 8.848 गुणा 10 की पावर -12 इतना आ गया। या एप्सिलॉन 0 बराबर कितना, 8 पॉइंट, मैं 2 अंक रखना चाह रहा हूँ, इससे अगला अंक देखूंगा 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 8 5 हो जाएगा गुणा 10 की पावर -12। क्या आ जाएगा, इसका मात्रक क्या है, मात्रक है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिएगा, जल्दी से इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। देखिए होता क्या है कि यदि हम 2 अंक तक रखना चाह रहे हैं तो उससे अगला अंक देखेंगे, 5 या 5 से अधिक है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा 8 पॉइंट, ये यहाँ पे हमको क्या रखना है, हम पहले तो ये 8 पॉइंट देखिएगा, हमने क्या किया यहाँ पे ऐसा रखिए, पहले हमने 1 अंक आगे बढ़ा दिया तो 8.848 हो गया। अब हम यहाँ तक 2 अंक रखना चाह रहे हैं तो इससे अगला अंक 5 या 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 8.85 हो गया, ये आ गया। ठीक, चलिए आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही होगी, सब्जी बन रही है, उधर कुकर की सीटी लग रही है। चलो ये कर लीजिएगा।
चलिए एक चीज और सीखिएगा, कूलाम के नियम में एक चीज और सीखेंगे कि जैसे कि अभी कूलाम ने हमने बताया था एक और एक दो आवेश हैं, बिंदु स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच में वैद्युत बल कितना लग रहा था 1/4πε0 Q1 Q2/r², इतना लग रहा है। ठीक है, तो ये वैद्युत बल कैसा होता है आप जानते हो। वैद्युत बल कितने प्रकार का हो सकता है, या तो आकर्षण हो सकता है या आपका प्रतिकर्षण हो सकता है। तो ये वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल, तो हम ये जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उसको बोल सकते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो ये कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, तो इसकी जानकारी कैसे पता चलेगी। यदि ये दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, यदि ये दोनों आवेश पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, इनके बीच में लगेगा वैद्युत प्रतिकर्षण बल। कौन सा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल। यदि ये भी धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, या ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, तो इनके बीच में लगेगा वैद्युत प्रतिकर्षण बल। दोनों, ये दोनों ऋणात्मक हैं या दोनों धनात्मक हैं। और यदि एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो इनके बीच में वैद्युत आकर्षण लगेगा, आकर्षण बल। एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक है तो भी आकर्षण लगेगा। समझ पा रहे हो बातों को। आप हमेशा किस चीज को देख कर देखो, हमेशा ये तो कुदरती नियम है। हमेशा लड़का लड़की से शादी करता है, लड़की लड़के से शादी करती है ना, मोस्टली। अपवाद में मत जाना, कुछ अपवाद भी होते हैं। ठीक, तो मतलब क्या है, हम हमेशा अपने से पॉजिटिव यानी अपने से नेगेटिव चीज की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। मतलब ज़्यादा, चलो इतना छोड़िए, देखा होगा मतलब जो लड़का होगा वो लड़की को देखकर ज़्यादा आकर्षित होता है। तो कुल मिला के वही फिजिक्स कहती है, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर आकर्षित होगा। जब पॉजिटिव रहेंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब समझ गए, यदि दोनों एक जैसे होंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों पास आएंगे, आकर्षित होंगे। ठीक, समझ में आगे बात, वही चीज है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब कूलाम का नियम लगभग खत्म हो गया। अब कूलाम के नियम का वेक्टर रूप भी आएगा। उससे पहले आप समझिए यहाँ पे कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं समझिए। कूलाम के नियम की सीमाएं तो यहां पे लिख देंगे। कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं भाई। पहली बात, कूलाम का नियम कब लागू होता है, जब दोनों आवेश दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो यहां पे लिख देंगे पहली बात तो यह नियम केवल बिंदु आवेशों पर ही, या लिख दे स्थिर और लगाओ, स्थिर बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। लागू पर ही, यदि आपसे कहने लगूं ये दो आवेश हैं Q1 और ये Q2, ठीक है, ये दो आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के बीच, ये दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं यानी कि रखे हुए हैं, स्थिर बिंदु आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश, तब तो इनके बीच में कूलाम का नियम कार्य करेगा। वो इसी नियम का पालन करेगा। किस नियम का, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये दोनों आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तब इनके बीच में हम डायरेक्टली वैद्युत बल निकाल देंगे कूलाम के नियम से। ठीक, लेकिन यदि ये दोनों आवेश गतिशील हैं यानी गति कर रहे हैं, तब हम कूलाम के नियम से इन आवेशों के बीच वैद्युत बल नहीं निकाल सकते। फिर हम दूसरे बल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें इनके बल की गति का इस्तेमाल होता है। वो आगे चल के पढ़ोगे, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि जब
स्थिर बिंदु आवेश हैं तभी हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं, यानी इस बल का, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी कूलाम का नियम, इन कूलाम के नियम से इन आवेशों के बीच में वैद्युत बल की गणना सही हो पाएगी। यदि ये दोनों आवेश गतिशील होंगे तब हम कूलाम के नियम को इन पर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा अनंत कर दी जाए, तब भी मान लीजिए एक बल पृथ्वी पर रखा है एक आवेश, और दूसरा आवेश हम लेकर चले जाएं और आगे लेकर चले जाएं, और आगे का मतलब हम रख दें मंगल ग्रह पर रख दें दूसरे आवेश को, फिर दोनों के बीच में वैद्युत बल निकालने लगे, तो ये अत्यधिक दूरी होने पर भी यह नियम कार्य नहीं करता है, यानी तब भी हम इसको लागू नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह केवल स्थिर बिंदु आवेशों पर लागू होता है। यह नियम गतिशील आवेशों पर लागू नहीं होता है, नहीं होता। तीसरा, आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, यानी अत्यधिक है। आवेशों के बीच की दूरी अत्यधिक है, तब भी यह नियम लागू नहीं होगा। अधिक का मतलब क्या है? कई हजार किलोमीटर, लिख दो, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कई हजार किलोमीटर से अधिक। कई हजार किलोमीटर की दूरी बात चल रही है कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कई लाख किलोमीटर है, कई हजार किलोमीटर है, तब इनके बीच में वैद्युत बल निकालें, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक, चलिए चौथी बात कि ज्यादा दूरी अत्यंत कम भी है। यदि स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम है, तब भी यह नियम लागू नहीं होगा। मतलब ये कि देखिए 10⁻⁻15 मीटर का मतलब समझ रहे हो, बहुत छोटी दूरी है, बहुत ही ज्यादा छोटी, बिल्कुल। मतलब देखो कि यदि देखो 10 की पावर, ऐसे समझो 10⁻⁻2 दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो, 10⁻2 दे रखा है, इसका मतलब हो गया 10⁻10, ये नीचे आ गए 10⁻2, इसका मतलब 2 जीरो का मतलब इसको मीटर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 1 मीटर का 100वां हिस्सा। यदि 1 जीरो और लगा दूंगा, यानी 10⁻3 हुए, -3 हुए, तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएंगे। 10 की पावर यदि 4 जीरो हुए तो इस तरीके से 4 लगा देंगे, तो इसका मतलब ये होगा 1 मीटर का 1 दहाई सैकड़ा हजार 10, यानी कि 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000वां हिस्सा, ऐसी लाखवां करोड़वां, तो ये 15 जीरो आएंगी तो पता ना कितना वर्ड बैठा, अरब खरब फलाना, तो 1 मीटर का इतनेवां हिस्सा, यानी बहुत पास में रखे हुए हैं, तब क्या होगा, तब भी ये बल नहीं लगेगा। तो इसका 10⁻−15 मीटर की दूरी कहां पे होती है? ये होती है परमाणु के अंदर। परमाणु के अंदर क्या बताया था, एक भारी भाग बताया था नाभिक, तो नाभिक के अंदर की जो दूरियां होंगी वो 10⁻−15 कोटि की होंगी। तो नाभिक के अंदर की हम यदि बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत सूक्ष्म दूरी पर रखे होंगे, 10⁻−16 मीटर दूरी पर, 10 की पावर, यानी बॉन्ड जो होते हैं धनात्मक आवेश HCl बॉन्ड है, तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है, तो यानी बहुत छोटी दूरी की बात चले। तो ऐसे जो नाभिक के अंदर की बात करेंगे तो उनके बीच में ये नियम लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके बीच में नाभिकीय बल कार्य करते हैं, इनके बीच में क्या बात करते हैं, नाभिकीय बल कार्य करने लगते हैं, इसलिए इनके बीच में क्या होता है, ये बल, यानी कि ये कूलाम का नियम जो है वो लागू नहीं होगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे इन चीजों को कि ये कुछ इसकी सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही आप कूलाम के नियम को इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया क्लियर। आई होप कि कूलाम का नियम अब खत्म हो गया होगा आपका।
अब कूलाम के नियम का अब आते हैं आपके कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है ये अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों की कमेंट आ रही थी सर आपने सदिश नियम सदिश रूप नहीं कराया। सदिश रूप बहुत ही प्यारा सा है, सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसको हम अगली वीडियो में कराएंगे। चलिए तो इस वीडियो में एक हम सवाल न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि मज़ा आएगा आपको करने में। आज का जो ये सीखा है तो उसको समझते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल क्या कर लेते हैं, चलिए तो अब आ जाते हैं अपने एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। 6 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम तथा 8 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम आवेश एक दूसरे से 0.4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे हैं, इनके बीच वैद्युत बल की गणना करो। जब कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है क्या चीज सवाल में दे रखी है। तो क्या चीज दिया है ये देखिए, सवाल में आपको एक आवेश और एक आवेश, दो आवेश दे रखे हैं। तो पहला आवेश Q1 कितना दे रखा है आपको, 6 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। एक दूसरा आवेश दे रखा है, ये पहला आवेश दे रखा है, दूसरा आवेश 8 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम। दो आवेश दे दिए, इनके बीच एक दूसरे पर इतनी दूरी पर रखे हैं। तो R बराबर कितना, 0.4 एंगस्ट्रॉम दूरी, और दूरी तो हमने मीटर में बताई थी। तो याद रखना, जैसे सेंटीमीटर है तो उसको बदलते हैं 10 की पावर -2 से, मिलीमीटर को 10 की पावर -3 से, ठीक है, माइक्रोमीटर को 10 की पावर -6 से, नैनो को 10 की पावर -9 से, और ऐसे ही एंगस्ट्रॉम को बदलते हैं 10 की पावर -10 से। तो ये एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। अब ये एंगस्ट्रॉम में था तो अब आ गया 10 की पावर -10 मीटर, ठीक। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, एक अंक आगे ले जाएंगे पॉइंट को, तो 4 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। देखिएगा एक अंक इधर की साइड में ले गए हम पॉइंट को, ये पॉइंट इधर की साइड में एक अंक जाएगा तो ये घात माइनस की बढ़ जाएगी। तो ये -10 थे तो ये घात माइनस की आ जाएगी, तो 10 की पावर -11 हो गए, इतना आ गया, ठीक। चलिए तो R बराबर इतना हो गया। क्या पूछा है, वैद्युत बल आपसे पूछा है, वैद्युत बल पूछा है। सूत्र कौन सा हम इस्तेमाल करेंगे, सूत्र F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये वाले सूत्र का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो F बराबर देखिएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, इतने की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू इतनी है 6 गुणा 10 की पावर -6 गुणा। Q2 की वैल्यू कितनी है, 8 गुणा 10 की पावर -12। R की वैल्यू कितनी है, 4 गुणा 10 की पावर -10 माइनस कितना है, -11 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। चलिए तो अब आप क्या करोगे, देखिए F बराबर, यहां तक तो समझ में आ गया, केवल वैल्यू रखी है 1/4πε0, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 6 गुणा 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू 8 गुणा 10 की पावर -12। नीचे R² R की जगह पे है ये वाली वैल्यू रख दी हमने 4 गुणा 10 की पावर -11 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, दे देखिएगा, ऊपर हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ये 6 गुणा 8, ठीक है, ये इसको मैंने एक साथ लिख दिया 6 गुणा 8 गुणा ये 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर -12 है, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर के -18 हो गए। नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा गुणा, ठीक है। 10 की पावर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 10 की पावर -11 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो जाएगा 10 की पावर -11 गुणा 10 की पावर -11, मतलब 10 की पावर -22। तो याद रखना, जब भी कभी भी घात की पावर घात होती है तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 की पावर -11 गुणा 10 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 10 की पावर -22, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -22, इतना हो गया, ठीक। चलिए तो अब देखिएगा, अब आपको दिखाई दे रहा है क्या, अब सीधे सीधे इसको कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 9 गुणा ये
8 छिंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एक बार में एक काम कीजिए, मैं चाहूं तो इसको काट सकता हूं लेकिन काट नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ठीक। या फिर आप ऐसा करिए, एक चीज को काट दीजिए तो ज्यादा बेटर। एक बार में एक काम कीजिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, एक बार काट दिया बस। एक काम एक बार में एक चीज काटना, बोर्ड में अच्छा लगेगा। 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, देखिएगा ध्यान से देखिए, 10 की पावर ये कितना है, माइनस के 18 है, इसको लिख दिया 10 की पावर माइनस के 18 गुणा, ये 10 की पावर माइनस का 22 था, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, प्लस के 22 हो गया। नीचे 2 बचा, क्योंकि ये 8 एकन 8 8 दूनी 16, 2 बार कट गया, 2 बचा, ठीक है चलिएगा। और ऊपर एक 6 भी बचा था, तो इसको लिख देंगे 9 गुणा 6, ये भी बचा है, देखिए 9 गुणा 6 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर माइनस 18, 10 की पावर ऊपर गया 22 हो गया। अब ये 2 से काट दीजिए, 6 को 3 बार कट जाएगा, तो f बराबर क्या आ गया, 9 गुणा, नीचे का तो काम खत्म, 9 गुणा ये 3 गुणा, ये 3 आ गया, ये 10 की पावर 9 प्लस के, और ये 10 की पावर ऊपर जाके ये भी प्लस का हो गया 22, 22 और 9 कितने हो जाएंगे, 31, 10 की पावर 31 हो गया प्लस का, गुणा ये 10 की पावर माइनस के 18, ठीक चलिए 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 तिया 27 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 31 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 में से 18 जाएंगे तो 12 बचेंगे, 12 और एक 13, तो 13 बचेंगे, 13 वो भी कैसे 13 बचेंगे, प्लस के 13, क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, ठीक 13। अब हम क्या करेंगे, या तो इतना उत्तर छोड़ दीजिए और इसके पीछे लिख दिए न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन, या इस 27 का मतलब क्या है, 27.0, भाई 27 का मतलब 27.0, तो ये वाला पॉइंट में आगे लेकर आऊंगा तो कितना हो जाएगा, 2.7 गुणा 10 की पावर, क्योंकि मैं एक अंक आगे लेकर आ रहा हूं, पॉइंट इधर जाएगा तो प्लस की घात है, पॉइंट इधर जाएगा तो माइनस की घात है, तो पॉइंट में यहां से एक अंक आगे लेकर आ रहा हूं तो एक घात प्लस की आएगी, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 14। अब क्या हो जाएगा, न्यूटन, इतना आ गया, ठीक, इतने न्यूटन हो गया। पॉइंट का याद रखना, जब कोई संख्या लिख रही है 40 तो इसका मतलब ये हो गया 40.0, तो इसको हम आगे लिखेंगे तो 4.0 गुणा 10 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हो, ये घात प्लस की, ठीक, इस तरीके से याद रखना। चलिए ये आ गया, यही आपका उत्तर बन गया, समझ में आ रही है ना बात। चाहता तो मैं एक ही लाइन में यहीं पे सॉल्व कर देता, लेकिन एक और एक दो लाइन एक्स्ट्रा बची है, तीसरी लाइन में मेरा उत्तर आ गया। तो इससे अच्छा लगा कि एग्जामिनर को पता चला कि उसने एक बार में एक चीज काटी है, तो उसको अच्छा लगेगा। तो हमेशा याद रखना, बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। चलिए तो आज का बस इतना ही करते हैं, एक सवाल मैं आपको दे देता हूं, देखिएगा यहाँ पर। चलिए 9.6 कर लीजिए, और यहाँ पर 4.8 कर लीजिए, और यहाँ पर कर लीजिए आपका 12 मीटर या 12 सेंटीमीटर करो, 12 सेंटीमीटर। चलिए इसको कीजिए, ठीक है। 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस, चलिए इसको भी घातों को भी चेंज कर दे रहा हूं मैं, घास यहाँ पे कर लीजिए 4, चलिए इतने कूलाम, ठीक, इतने कूलाम आवेश एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे तो इनके बीच वैद्युत बल निकालो। ये आपका HW हो गया, सभी लोग कमेंट करना, ठीक। चलिएगा वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतनी ही वीडियो लगातार आती रहेंगी। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।